I am Purnanuj Srivastav. Welcome you all on our video channel. In today's video session, we are going to discuss about the key points of budget. Guys, budget is a very important topic for all the government exams, whether it is bank, SSC, UPSC, PSC or railways. Budget is also very important because now the budget is going to be announced on 1st February, as you all know. So after today's session, you will have a better understanding of budget, that from where the income is being earned by the government and where the expenses are being made by the government. So today's session is going to be very important, guys. I'll start with the this video session with some of the key points which are important, which have been already asked in the government exams or might be going to be asked in your further exams. So guys, we'll start with some key points. The very first point that I want to make, what is budget? The very first question arises, what is budget? Guys, I think you all have idea that what is budget. It is the estimation of income and expenditure within a certain time period. यह एक निर्धारित समय अवधि के दौरान किए गए आय और व्यय का अनुमान है. इट इज द एस्टिमेशन ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर विद इन अ सर्टेन टाइम पीरियड. सरकार कहां से कितना पैसा कमाने वाली है, कहां पर कितना पैसा खर्च करने वाली है एक निश्चित समय अवधि के दौरान के लिए, उसे हम बजट कहते हैं. अच्छा, ये जो बजट शब्द की उत्पत्ति हुई, ये बजट शब्द आया है एक फ्रेंच भाषा के शब्द से. फ्रेंच शब्द जो था बुजॉट, जिसका मतलब होता है थैला या बस्ता. जो वित्त मंत्री अपने बजट प्रस्तुत करने जा रहे थे, बजट प्रस्तुत करने के लिए जाते थे, तो ज्यादातर वो डॉक्यूमेंट्स ले जाने के लिए इस्तेमाल करते थे बैग का, लेदर बैग का. वो लेदर बैग फ्रेंच भाषा में बुजॉट कहलाता था. इस तरीके से ये बजट शब्द बना और ये इतना ज्यादा पॉपुलर हो गया कि हम लोग भी इसको बहुत कॉमनली यूज करते हैं. हालांकि हमारे संविधान में कहीं भी बजट शब्द का इस्तेमाल नहीं किया गया. बजट की जगह जो शब्द इस्तेमाल किया गया है, या हमारे संविधान में जो बजट की परिभाषा बताई गई है, वो बताई गई है एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट के रूप में, एज एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट. और ये परिभाषा भी दोस्तों बताई गई है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 112 में. सो अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम दिस पॉइंट, दैट budget is described in which article? Then the answer should be article 112. Or other question will be budget is described as, then the answer should be annual financial statement. Guys, annual financial statement या वार्षिक वित्तीय विवरण, यहां से ही एक बात क्लियर हो जाती है कि ये जो हम पहले बात कर रहे थे certain time period, this will be 1 year. सरकार जो बजट बनाती है वो बनाती है 1 साल के लिए. तो जो डेफिनेशन हमने पढ़ी थी, इट इज द एस्टिमेशन ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर विद इन अ सर्टेन टाइम पीरियड, उस टाइम पीरियड की जगह आ जाएगा 1 साल. 1 साल के लिए किए गए आय और व्यय के अनुमान को सरकार का बजट कहते हैं. अच्छा, यहां पर वर्ष का भी मतलब आपको समझना होगा दोस्तों. वर्ष का मतलब है सरकार के वित्तीय वर्ष, द फाइनेंशियल ईयर ऑफ द गवर्नमेंट. द फाइनेंशियल ईयर ऑफ गवर्नमेंट, आई होप यू ऑल आर अवेयर ऑफ that it starts from 1st April and it end on 31st March. So the coming budget will be from 1st April 2018 to 31st March 2019. ये जो समय अवधि है, सरकार ये बताएगी कि हम 1 अप्रैल 2018 से 31 मार्च 2019 के बीच कहां से कितना पैसा कमाएंगे और कहां पर कितना खर्चा करेंगे. सो द वेरी फर्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज आर्टिकल दैट यू हैव टू माइंड. ये बात आपको ध्यान रखनी है. आर्टिकल 112 में एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट के रूप में बताया गया है बजट को. Now, few of the historical points regarding budget. अगर हम वर्ल्ड में पहले बजट की बात करें, so the very first budget was presented in 1733 by the British finance minister named Robert Walpole. Robert Walpole ने सबसे पहली बार ब्रिटिश संसद में बजट प्रस्तुत किया था, which is considered as first budget in the world. इंडिया में बजट प्रणाली शुरू हुई सन 1860 में. द स्पेसिफिक डेट इज 7th अप्रैल. तो बजट सिस्टम वाज इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया ऑन 7th अप्रैल 1860. अगेन द सेकंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन गाइस, कि भारत में सबसे पहली बार बजट कब प्रस्तुत हुआ, तो जवाब होगा 7 अप्रैल 1860. और किसने प्रस्तुत किया, तो जवाब होगा जेम्स विल्सन. These two things you have to mind. ये दोनों बातें आपको ध्यान रखनी है. इनफैक्ट दिस क्वेश्चन वाज आस्क्ड इन KBC एज वेल, है ना. KBC के 1 करोड़ के लिए यह सवाल पूछा गया था
कि पहला बजट प्रस्तुत करने वाले वित्त मंत्री का नाम क्या था? और जवाब था जेम्स विल्सन। सो इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट गाइज। अच्छा, ये तो बात हुई भारत के पहले बजट की, लेकिन अगर हम बात करें आजाद भारत के पहले बजट की, द फर्स्ट बजट आफ्टर इंडिपेंडेंस, देन इट वाज प्रेजेंटेड बाय RKS चेट्टी, दैट इज RK शानमुगम चेट्टी। तो आजाद भारत का पहला बजट प्रस्तुत करने वाले वित्त मंत्री थे RK शानमुगम चेट्टी, और इन्होंने बजट प्रस्तुत किया 26 नवंबर 1947 को। सो दिस इज द सेकेंड इंपॉर्टेंट, इनफैक्ट थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट आफ्टर द आर्टिकल, द फर्स्ट बजट ऑफ इंडिया, देन द थर्ड इज फर्स्ट बजट आफ्टर इंडिपेंडेंस। आंसर इज RK शानमुगम चेट्टी। वेरी इंपॉर्टेंट गाइस। एक और फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है कि मोरारजी देसाई, सबसे ज्यादा बार बजट प्रस्तुत करने वाले वित्त मंत्री का नाम बताइए। तो जवाब होगा दोस्तों मोरारजी देसाई। एक बड़ा इंटरेस्टिंग वाकया है, मोरारजी देसाई ने 1964 और 1968 में 29 नवंबर को 29 फरवरी को बजट पेश किया, और ऐसा करने पर अपने जन्मदिन पर बजट प्रस्तुत करने वाले वो इकलौते वित्त मंत्री बने। So his birthday was on 29th Feb. So in 1964 and in 1968, he has presented the budget on his birthday. So the maximum budget in India was presented by Morarji Desai. That is also a very important fact-based question, guys. The next thing which we are going to discuss about the meaning of government budget. सरकार के बजट के क्या मायने हैं दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, जो बात हम पहले कह रहे थे, जो डेफिनेशन हमने पढ़ी थी, अब उसी को अगर हम सरकार के लिए पढ़ें, सो अ गवर्नमेंट बजट इज अ एनुअल स्टेटमेंट शोइंग आइटम वाइज एस्टिमेट्स ऑफ रिसीट्स एंड एक्सपेंसेस ड्यूरिंग अ फाइनेंशियल ईयर। सो देयर आर 2 पॉइंट्स व्हिच आर इंपॉर्टेंट, द एस्टिमेशन ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर एंड ड्यूरिंग अ फाइनेंशियल ईयर। सो एक साल के अंदर सरकार के आय और व्यय के अनुमान को हम बजट कहते हैं दोस्तों। अच्छा, जब सरकार बजट बनाती है तो इसमें 3 अलग अलग सालों की जानकारी होती है। इट कैरीज रिसीट्स एंड एक्सपेंसेस ऑफ 3 कंसेक्यूटिव ईयर्स, जिसमें जानकारियां बदल जाती हैं। जैसे अगर हम बात करें, पिछला साल जो था, जो बीता हुआ साल था, उसके बारे में बताए जाएंगे एक्चुअल डेटा, असल आंकड़े। जैसा कि हम बार बार बात करें, बजट अनुमान है, अनुमान आने वाले समय में हम कितना पैसा कमाएंगे, कितना खर्चा करेंगे। और जैसा ये भी आप बात समझ पा रहे हैं दोस्तों कि हर बार हमारे अनुमान सही हो ऐसा जरूरी नहीं है। तो जो साल बीत चुका है उसके लिए अनुमान तो हमने पहले लगाए थे, पर वो अनुमान कितने सही थे ये बात हमें पता चलेगी जब साल बीत चुका होगा। तो जो साल बीत चुका है उसके बताए जाते हैं असल आंकड़े, द एक्चुअल डेटास ऑफ प्रीसीडिंग ईयर। साथ ही साथ जो साल चल रहा है उसके बताए जाते हैं रिवाइज्ड एस्टिमेशन, उसके आंकड़ों में कहीं कोई बदलाव की जरूरत तो नहीं है। और जो साल आने वाला है उसके सारे के सारे आंकड़े होते हैं एस्टिमेटेड, अनुमानित। एग्जाम्पल से समझिए दोस्तों, जैसे अब जो सरकार बजट लेकर आएगी ऑन 1 Feb 2018, ये बजट लागू होगा 1 अप्रैल 2018 से 31 मार्च 2019 तक के लिए। सो दैट इज द कमिंग ईयर 2018-19, क्योंकि अभी आया नहीं। अगर हम 1 फरवरी 2018 को बात करें, कौन सा साल चल रहा था, तो आपका जवाब होगा 2017-18, जो खत्म होगा 31 मार्च 2018 को। और कौन सा साल बीत चुका था, तो आपका जवाब होना चाहिए 2016-17। तो 2016-17 के जो आंकड़े हैं, इसके 2016-17 के साल के बताए जाएंगे असल आंकड़े, 2017-18 के लिए रिवाइज्ड एस्टिमेशन, क्योंकि ये साल खत्म होने में अभी 2 महीने और बचे हैं दोस्तों। 1 फरवरी को बजट प्रस्तुत हुआ है, पूरा फरवरी और पूरा मार्च, और इनफैक्ट बजट तैयार हो जाता है लगभग 2 हफ्ते पहले। तो अगर पूरा काउंट करें तो लगभग 3-4 महीने बचे हुए हैं। इन 3-4 महीनों में हो सकता है हमें बजट के डेटा में कुछ रिविजन्स करने पड़े, कुछ चेंजेस करने पड़े। रिवाइज वर्ड बना ही है रिविजन से, री मतलब अगेन और विजन मतलब देखना। समीक्षा की जाती है कि पुराने बजट के आंकड़ों में कहीं कोई बदलाव तो नहीं करने। तो इस तरीके से 3 अलग अलग सालों की जानकारी दिए जाती है एक ही बजट में। पिछले साल के असल आंकड़े, जो चालू वित्तीय वर्ष है उसके अनुमानित आंकड़ों में बदलाव, और जो आने वाला साल है उसके अनुमानित आंकड़े। द नेक्स्ट पॉइंट गाइस, ऑब्जेक्टिव ऑफ गवर्नमेंट बजट।
सरकार के बजट बनाने का क्या उद्देश्य है, आप इसे एडवांटेजेस ऑफ गवर्नमेंट बजट भी कह सकते हैं। दोस्तों एक बहुत बड़ा अंतर है हमारे बजट बनाने में और सरकार के बजट बनाने में। हमारा जो बजट वो रिस्ट्रिक्टेड होता है, वो सीमित होता है केवल हमारे घर तक, लेकिन सरकार के बजट बनाने से पूरे देश पर इसका असर पड़ता है। तो सरकार का बजट कहीं ज्यादा विस्तृत आंकड़ा है, इसका असर भी उतना ही विस्तृत होता है। यह असर डालता है हमारी आर्थिक विकास की दर पर, ऑन द इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ इंडिया, ऑन द इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ कंट्री। वो कैसे दोस्तों, जैसे अगर सरकार ने खर्चे ज्यादा किए हैं, अगर सरकार खर्चे ज्यादा करेगी तो बाजारों में पैसा ज्यादा बढ़ेगा, ज्यादा प्रोडक्शन होगा, देश की जीडीपी ज्यादा तेजी से ग्रो कर पाएगी। और जीडीपी का मतलब है हमारे देश में होने वाले प्रोडक्शन से। तो जीडीपी बढ़ेगी कब, जब सरकार खर्चे ज्यादा करे, और खर्चे भी कहां, प्रोडक्टिव सेक्टर्स में, उन क्षेत्रों में जिनसे कि उत्पादन बढ़े। तो इससे हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ को बढ़ावा मिलता है। द सेकेंड एडवांटेज ऑफ बजट इज प्रॉपर एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। दोस्तों अगर हम बजट नहीं बनाते तो हो सकता है शुरुआत में हमने उन चीजों पर ज्यादा खर्चा कर दिया जो जरूरी नहीं थी, बाद में जब जरूरत के खर्चे आए तो पैसे नहीं बचे। द सेम थ्योरीज गोज विद द गवर्नमेंट। अपने खर्चों को बेहतर तरीके से प्रबंध करना, मैनेजमेंट ऑफ रिसोर्सेज, वो भी बेहतर तरीके से, इसके लिए भी बजट बनाया जाता है कि जो पैसा है उसको कहाँ दिया जाए, शिक्षा में, स्वास्थ्य में, रक्षा में, ग्रामीण विकास या शहरी विकास, कहाँ पर कितना पैसा दिया जाना चाहिए, इसको बेहतर तरीके से मैनेज करने के लिए भी बजट बनाना जरूरी है। जनरेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट, रोजगार का निर्माण या रोजगार का जनन। देखिए आप देखते हैं बहुत सारी सरकारी योजनाएं जो रोजगार से जुड़ी हुई हैं, या प्रोडक्शन, जो हम पहले भी बात कर चुके थे, प्रोडक्शन भी कहीं ना कहीं जुड़ा है एम्प्लॉयमेंट से ही। ज्यादा रोजगार होगा, ज्यादा उत्पादन होगा तो ज्यादा रोजगार के मौके होंगे, रोजगार के मौके जितने ज्यादा होंगे उतनी बेरोजगारी कम होगी। इसके साथ साथ आप कई बार देखते हैं बहुत सारी सरकारी योजनाएं जो सीधे तौर पर रोजगार से जुड़ी हुई है, जैसे आपने सुना है मनरेगा के बारे में, मनरेगा के बारे में। मनरेगा महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, या आपने सुना है ग्राम स्वरोजगार योजना के बारे में। तो बहुत सारी रोजगार योजनाएं सरकार लेकर के आती है जिससे रोजगार को बढ़ावा मिल रहा है। तो बजट में ही बात होती है रोजगार की भी। अच्छा, सरकार के बजट बनाने से एक बड़ा फायदा यह भी है कि उसके खातों में या उसकी आर्थिक व्यवहार्यता में हमें एफिशिएंसी और ट्रांसपेरेंसी का पता लगता है। कहने का मतलब यह है दोस्तों कि अगर बजट बनाया जाए और इसे पब्लिक ना किया जाए या बजट ना बनाया जाए तो हमें यह नहीं पता लगेगा कि सरकार ने कब कितने पैसे कमाए और कहां पर कितने पैसे खर्च किए। तो अगर सरकार बजट बना के इसे पब्लिक करती है तो इससे हमें आइडिया मिलता है, हमें पता लगता है कि सरकार कितना पैसा टैक्स के रूप में कमा रही है, कितने पैसे सरकार उधार के रूप में ला रही है, कितना पैसा सरकार ने विनिवेश करके कमाया हुआ है और इन पैसों को वो कहां कहां कैसे खर्च कर रही है। तो इससे सरकार के खर्चों में पारदर्शिता होती है जिससे कि भ्रष्टाचार के चांसेस कम होते हैं। द वन मोर इंपॉर्टेंट पॉइंट अबाउट बजट, द ऑब्जेक्टिव ऑफ गवर्नमेंट बजट इज इकोनॉमिक इक्वालिटी, आर्थिक समानता। देखिए दोस्तों, आर्थिक समानता का मतलब यह है कि आप देखते हैं बजट में सरकार टैक्सेशन की भी बात करती है। तो अगर अभी जो लिमिट्स के हिसाब से बात करें तो इनकम टैक्स 0 से 2.5 लाख रुपए तक सालाना कमाने पर कोई टैक्स नहीं लगता। तो जो गरीब है उस पर टैक्स कम लिया जाए और जो अमीर है उससे टैक्स ज्यादा लिया जाए, इससे आर्थिक समानता को बनाने में आसानी होगी, आर्थिक भिन्नता को कम करने में मदद मिलेगी। जो गरीब है उससे टैक्स कम लें, जो अमीर है उससे ज्यादा टैक्स लें, जो कि गवर्नमेंट करती भी है बजट के ही अंदर। बजट के अंदर बात होती है टैक्सेस की, तो जो अमीर होता है आप देखें उससे सरचार्ज लिया जाता है, दैट इज एक्स्ट्रा टैक्स। तो ये एक्स्ट्रा टैक्स के जरिए अमीरों से ज्यादा टैक्स लिया जाए तो ये आर्थिक समानता को बनाए रखने में इससे मदद मिलती है। तो दीज आर द फ्यू ऑफ द इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बजट। नाउ द लास्ट पॉइंट ऑफ दिस सेशन, in the last point we are going to discuss 3 major changes that is done in the budget process in budget 2017-18। दोस्तों लास्ट ईयर जब गवर्नमेंट बजट लेकर के आई थी तो बजट की प्रक्रिया में 3 बड़े बदलाव किए उन्होंने, और इनमें से
दो शायद आप बहुत अच्छे से जानते ही हैं। सबसे पहला जो बदलाव किया गया दैट इज 1 फरवरी, जो डेट शिफ्ट की गई, डेट ऑफ प्रेजेंटेशन ऑफ बजट इज शिफ्टेड टू 1 फरवरी विच इज अर्लियर लास्ट वर्किंग डे ऑफ फरवरी। 2017 से पहले, 1 फरवरी 2017 से पहले हर साल बजट फरवरी की आखिरी कार्यकारी दिन में ही प्रस्तुत किया जाता था। जैसे अगर हम बात करें 29 फरवरी लास्ट 2016 में, 29 फरवरी 2016 को बजट प्रस्तुत किया गया था। 2017 से ये बजट प्रस्तुत किया जाने लगा 1 फरवरी 2017 से। तो ये एक बदलाव किया गवर्नमेंट ने, डेट को एक महीना पहले शिफ्ट किया, लगभग एक महीना पहले शिफ्ट कर दिया। पहले फरवरी की आखिरी तारीख से को प्रस्तुत किया जाता था, इस साल से बजट को 1 फरवरी को प्रस्तुत किया, पिछले साल से बजट को 1 फरवरी को प्रस्तुत किया जाने लगा। नाउ इफ आई टॉक अबाउट व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दैट, ऐसा सरकार ने किया क्यों? तो इसके पीछे एक बड़ा कारण है दोस्तों। पहला तो ये कि सरकार जो बजट लागू करती है या मंत्रालयों को जो पैसे दिए जाते हैं, बजट प्रस्तुत करने से 75 दिन का समय के बाद जाकर के या 75 दिन के अंदर अंदर मंत्रालयों को पैसा संचित निधि से दिया जाता है। अब ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आप देखें, पहले बजट प्रस्तुत होता था 29 फरवरी को बजट प्रस्तुत कर दिया गया। अब जो सरकार के पास समय बचा है वो केवल मार्च का। तो पूरे मार्च के दौरान अगर एक महीने को हम काउंट कर लें, एक महीना, देयर आर 30 डेज, लेकिन पैसा मिलेगा 75 दिन बाद, लगभग 75 दिन बाद। तो पैसा जो मिल पाता था वो मिलता था लगभग मई में जाकर के, मई के अंत में जाकर, जिसके लिए हमें जरूरत पड़ती थी लेखानुदान की, या इंग्लिश में कहें तो वोट ऑन अकाउंट। ये वोट ऑन अकाउंट की डेफिनेशन आर्टिकल 116 में दी है। भारतीय संविधान अनुच्छेद 116 परिभाषित करता है लेखानुदान को। लेखानुदान क्या है दोस्तों? ये जो बात हम कर रहे हैं कि बजट लागू होना चाहिए 1 अप्रैल से, लेकिन पैसा मिल पाता है मई में, इस गैप को फिलअप करने के लिए सरकार लेकर के आती है लेखानुदान। लेखानुदान के जरिए मंत्रालयों को 1 अप्रैल को अधिकतम 1/6 हिस्सा पूरे खर्चे का दे दिया जाता है, ताकि वो अप्रैल से मई तक आराम से अपना खर्चा चला लें। उसके बाद जब नया बजट आएगा तो उसमें जो एलोकेशंस दिए गए हैं वो मई में मिल जाएंगे। अब ये डेट शिफ्ट क्यों की? डेट शिफ्ट करने से फायदा हुआ कि हमें ये लेखानुदान की जरूरत कम पड़ेगी, हमें ज्यादा पैसा एलोकेट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब सरकार के पास 2 महीने मिलेंगे, जो कि पहले केवल 1 मार्च ही मिला करता था। अब पूरा फरवरी और पूरा मार्च 2 महीने सरकार को मिल रहे हैं, तो लेखानुदान की जरूरत लगभग 20 से 25 दिन के लिए ही रह जाएगी। सो इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, वेरी इंपॉर्टेंट चेंज डन इन द बजट प्रोसेस। द सेकेंड पॉइंट, रेल बजट इज नाउ मर्ज विद द यूनियन बजट। रेल बजट को संघीय बजट में मिला दिया गया, रेल बजट का विलय संघीय बजट में कर दिया गया। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों। यहीं पर और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट या एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट जहां से क्वेश्चन बन सकता है कि रेल बजट को सेपरेट कब किया गया था, संघीय बजट से अलग कब किया गया था। सो द रेल बजट वाज सेपरेटेड फ्रॉम द यूनियन बजट इन 1924। वेरी इंपॉर्टेंट इट इज। 1924 में रेल बजट को संघीय बजट से अलग कर दिया गया, एकवर्थ समिति की सिफारिशों पर, ऑन रिकमेंडेशन ऑफ एकवर्थ कमिटी। बात एक और ध्यान रखिएगा, एकवर्थ समिति बनी थी 1921 में। बहुत सारे कैंडिडेट्स कंफ्यूज होते हैं कि बजट, रेलवे बजट संघीय बजट से 1921 में अलग हुआ था या 1924 में। कई मैगजीन्स या बुक्स में भी आपको ये अलग अलग लिखा हुआ मिलेगा। सो गाइज, 1924 में पहली बार रेल बजट को संघीय बजट से अलग प्रस्तुत किया गया। जो समिति बनी थी वो बनी थी 1921 में। विलियम एकवर्थ वॉज द नेम ऑफ द चेयरमैन ऑफ दैट कमिटी, जिनके नाम पर यह समिति बनाई गई। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, रेल बजट को संघीय बजट से अलग कब किया गया। अब सवाल कि ये क्यों, रेल बजट को संघीय बजट से अलग क्यों किया, और अलग किया था तो वापस क्यों मिला दिया? तो देखो, इसके पीछे भी एक बहुत इंटरेस्टिंग रीजन है दोस्तों। अगर हम बात करें आजादी से पहले की, तो हमारे पास बहुत सारे क्षेत्र डेवलप नहीं थे, या अंग्रेज जब हमारे यहाँ बजट बनाते थे तो उनका मुख्य उद्देश्य डेवलपमेंट नहीं था, सोशल वेलफेयर नहीं था, समाज कल्याण नहीं था, जिस वजह से वो ऐसे क्षेत्रों में पैसा नहीं देते थे जो डेवलपमेंट से जुड़े हों, जैसे कि एजुकेशन, हेल्थ या रूरल डेवलपमेंट वगैरह। तो वो पैसा कहाँ देते थे? उन क्षेत्रों में जहां से उन्हें फायदा हो, एंड रेलवे इज वन ऑफ देम। एज यू नो दैट ब्रिटिशर्स केम इन इंडिया सो फॉर टू
यहां पर वो जो ब्रिटिशर्स इंडिया में आए तो उनका मुख्य देश था शोषण करना, हम लोगों का शोषण करना। शोषण करने के लिए भारत में श्रम बहुत सस्ता था, तो बहुत ज्यादा उत्पादन वो यहाँ पर कराते थे कच्चे माल का, और कच्चे माल को फिनिश गुड में बदलकर बाहर जाकर बेचते थे। अच्छा, उस माल को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए उन्हें जरूरत पड़ती थी रेलवेज की। तो रेलवे में बहुत ज्यादा पैसा खर्च किया जाता था अंग्रेजों के द्वारा। लगभग पूरे बजट का 50 से 60% हिस्सा केवल रेलवे के हिस्से में आता था। तो एक्वर्ड समिति ने कहा कि जब आधा हिस्सा रेलवे के हिस्से में ही आ रहा है तो क्यों ना रेल बजट को संघीय बजट से अलग कर देना चाहिए। तो 1924 में रेल बजट को संघीय बजट से अलग कर दिया गया। बट आजादी के बाद अगर आप देखें तो रेलवे में खर्चा बहुत ही कम था। अब हमारे लिए बाकी क्षेत्र भी बहुत ज्यादा डेवलप हो गए, चाहे वो डिफेंस हो, चाहे वो रूरल डेवलपमेंट हो, एजुकेशन हो, हेल्थ हो। इस वजह से अब रेलवे बहुत ज्यादा बड़ा हिस्सा नहीं है पूरे बजट का, इसलिए ये समझा गया कि क्यों ना रेल बजट को वापस मिला दिया जाए। तो ये एक बड़ा चेंज पिछले साल किया। हालांकि इस बात को रियलाइज करने में दोस्तों 67 साल लग गए कि हम आजाद हो चुके हैं। तीसरा एक बड़ा बदलाव, तीसरा जो चेंज पिछले बजट में किया गया, दिस इज इंपॉर्टेंट गाइज। पहले खर्चे को सरकार 2 हिस्सों में बांटती थी। समझेगा, बजट के 2 हिस्से होते हैं, इनकम और एक्सपेंडिचर। आगे इसकी चर्चा हम बजट के स्ट्रक्चर में भी करेंगे। इनकम और एक्सपेंडिचर्स में एक्सपेंसेस को 2 हिस्सों में बांटा जाता था, दैट इज प्लान्ड एंड नॉन प्लान्ड, योजनागत और गैर योजनागत। तो खर्चे 2 हिस्सों में बांटे जाते थे, प्लान, नॉन प्लान। फिर प्लान को 2 और हिस्सों में बांटा जाता था, रेवेन्यू एंड कैपिटल। और बिल्कुल इसी तरह से नॉन प्लान भी रेवेन्यू एंड कैपिटल। नाउ व्हाट द गवर्नमेंट सेज कि अब ये प्लान्ड नॉन प्लान्ड का अंतर खत्म कर दिया गया। नाउ द डिफरेंस ऑफ प्लान एंड नॉन प्लान एक्सपेंडिचर इज नाउ एबॉलिश्ड, इसको खत्म कर दिया गया। तो अब ये अंतर नहीं है। तो अब जो खर्चे होंगे वो केवल 2 ही तरह के होंगे, दैट इज ईदर रेवेन्यू और कैपिटल। या तो वो राजस्व होंगे या फिर वो पूंजीगत होंगे। सो दोस्तों, दिस इज द फर्स्ट पार्ट और द इंट्रोडक्टरी पार्ट ऑफ द बजट। होपफुली you would have liked the video, and if you have liked the video, let us know in the comment section. Share it with your friends. Thank you guys, and in the coming session, in the next part of this video, we are going to study the structure of the budget. So thank you so much guys. Wow.